गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हाइपर कंजुगेशन किया और रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के डिफरेंट आपने देखा कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनकी। उन्हीं एप्लीकेशंस में से एक और एप्लीकेशन अब आपके सामने है, उसका नाम है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये ऐसे टॉपिक नहीं जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। बहुत इस बार भी आप देखेंगे मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आईआईटी में इनके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो आज जब हम बात कर रहे हैं हीट ऑफ कंबशन की, एक और टॉपिक आएगा इसका ऐसे ही। हीट ऑफ कंबशन के साथ साथ एक टॉपिक आपको पढ़ना है जैसे कि डिसोसिएशन एनर्जी। यही 2-3 टॉपिक और एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कहते हैं। तो इन टॉपिक्स के होने के बाद आपका जो मैक्सिमम है, आपके माइंड में रहेंगी चीजें कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल और कौन सा क्या है कम स्टेबल है, और चीजों को आप बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की जो टॉपिक है वो है हीट ऑफ कंबशन। तो कंबशन का जो मतलब है, एक्चुअल में कंबशन होता क्या है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके। कंबशन का मतलब क्या होता है, एयर या ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस हम किसी भी कंपाउंड को अगर क्या करेंगे, जलाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन की अगर हम बात करते हैं, हीट ऑफ कंबशन मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when after the combustion of any compound। क्योंकि यहां बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात होती है तो आप चीजों को जानते हैं। क्या जानते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजों के बारे में, तो वो समझते हैं। एक्चुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजें होती है वो हमें बताने की कोशिश करती है कि ज्यादातर कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, कार्बन। तो हम जो हीट ऑफ कंबशन की बात करेंगे वो कार्बन के कंपाउंड्स की ही बात करेंगे। जैसे ये रखा CxH1, CxH1 ये कोई कार्बन कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन से आपने इसे ट्रीट किया, HCO2, Y/2 क्या बना देंगे, H2। इसका क्या मतलब है, जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है वो समझना है। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। जैसे कि इसका मतलब क्या है, कोई कंपाउंड दिया गया है आपको इस तरह, अब ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करनी है तो कैसे करेंगे आप बैलेंस, कितनी कार्बन इसके अंदर, 1 2 3 4 कार्बन इसके अंदर, ठीक है। इससे थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे ऐसे लिख लेता हूं। इसका कंपाउंड को फॉलो लिखते C4H2। तो यहां पर X क्या है, 4, Y क्या है यहां पे 8, तो क्या आएगा सर, 4CO2, ठीक है। फिर क्या दे रखा, X + Y/4, ये इसमें लिखना है। तो कितना ऑक्सीजन आएंगे इसमें ऑक्सीजन आ जाएंगे 6। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपको बताइए, 4H2। तो आपको मैंने बता दिया कि इस रिएक्शन के हेल्प से आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का कंबशन होता है
उसकी बैलेंस रिएक्शन है, जर्नल इक्वेशन है, इसकी हेल्प से कोई भी कंपाउंड जो होगा, मतलब कि जो भी रिएक्शन होगी कंबशन की, वो बैलेंस हो जाएगी। अब मैं इसे बताने क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं इससे बताने की कोशिश कर रहा हूं जब ये रिएक्शन हुई तो इसके अंदर से जो अमाउंट निकली है, जो डेल एक्स की वैल्यू निकली या जो हीट निकली है, उसी को क्या कहते हैं हम, हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, C6H12 आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई, O2 बैलेंस कैसे करोगे, कितनी कार्बन है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 12, x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है इसमें 12, तो पुट करोगे आप इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। फिर आप देखेंगे 6 क्या बाहर निकलेंगे CO और 6 क्या बाहर निकलेंगे H2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आप इस रिएक्शन, इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से इसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बातें हुई हैं इस वक्त। हमें जो जनरली किसके बारे में बात करनी है, ऑर्गेनिक के बारे में बात करनी है। तो ऑर्गेनिक के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हमें पढ़ना है हीट ऑफ कंबशन के बारे में। तो हीट ऑफ कंबशन के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, जो हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। जो हीट ऑफ कंबशन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी के। कब, जब सेम नंबर ऑफ क्या हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, जब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो कंपाउंड के अंदर। दूसरा क्या है, और आइसोमर्स। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, बस उनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो सीधी सी बात है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इससे पता चल जाएगा। अब हीट ऑफ कंबशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं हम हीट ऑफ कंबशन की बात हो गई। स्टेबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज और याद रखेंगे आप, जो हीट ऑफ कंबशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा कार्बन होंगी, सीधी सी बात है, उतनी ही हीट क्या होगी, रिलीज होगी कंबशन में। अब जैसे आपसे कहा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखी हैं, और आपसे कहा जाए हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, तो आप एक चीज देखेंगे, इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो इसमें कितनी कार्बन, 6 कार्बन, इसमें कितनी कार्बन, 5 कार्बन, इसमें कितनी कार्बन, 4 कार्बन। तो जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि नंबर ऑफ कार्बन। अगर खाली आपसे पूछा जाए कि भाई हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा हो, तो कुछ भी नहीं देखना, आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगी उसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए पर CH2, पर CH2 हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, पर CH2 हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी। तो वहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा, वहां देखनी पड़ेगी आपको स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर आते हैं हम, ये CH2 का मतलब क्या, वही कि भाई पर कार्बन आपको हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे कि क्वेश्चन हमें दे रखा है इस तरह से
आपसे पूछा जाए भाई इसकी हीट ऑफ कंबशन आप बताइए, तो इन तीनों के अगर हम हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं तो जो हीट ऑफ कंबशन है, इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है हमारे हिसाब से देखो, इसमें सभी में कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो यहां पर अब अगर हम बात करते नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हीट ऑफ कंबशन ये तो बता नहीं सकते भाई इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या है सेम है। जब कार्बन ज्यादा होती तो हीट ऑफ कंबशन इसकी ज्यादा हो सकती थी क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा मान के चलते, लेकिन यहाँ तो सभी में कार्बन क्या है सेम, तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। अब स्टेबिलिटी कहां से है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें 5 और सभी में नंबर ऑफ कार्बन क्या है सेम है, तो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसमें तीनों केस में। आप जानते हैं इस कंपाउंड के बारे में आपको एक चीज बताई थी कि इसका एंगल स्ट्रेन क्या होता है, याद हो तो सबसे कम, फिर इसका होता, फिर इसका होता, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, अगर इसे फर्स्ट माने, इसे सेकंड माने और इसे थर्ड माने। सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी इन तीनों में 1 2 3 अगर हम मानते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है इसकी। अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लेते हैं, लेकिन अगर हम ऑर्डर लेते हैं किसका, हीट ऑफ कंबशन का, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी क्या है कम है, तो फिर कहीं ना कहीं अगर हम हीट ऑफ कंबशन की देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर किसकी है थर्ड की, और अगर हम हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं तो जो हीट ऑफ कंबशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन दे रखी है आपको, तो हीट ऑफ कंबशन जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी थर्ड की, सेकंड की, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है फर्स्ट की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एंगल स्ट्रेन। तो मैं एक बार नोटिफाई कर देता हूं आपके लिए, इसका रीजन एंगल स्ट्रेन, जिससे कि आपको याद है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने पर CH2 मॉलिक्यूल की बात करी, अगर आपसे कहा जाए खाली क्वेश्चन पूछा जाए भाई हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा है, तो हीट ऑफ कंबशन तो इसकी ज्यादा है। अगर खाली पूछा जाए हीट ऑफ कंबशन और पर CH2 मॉलिक्यूल हीट ऑफ कंबशन, और अगर क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया जाएगा पर CH2 मॉलिक्यूल बताओ आप, तो वहां पे फिर ये नहीं पूछ रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बात कर रहा नहीं, वो बात कर रहा फिर स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी आप जानते हैं किसकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी आप जानते हैं साइक्लोहेक्सेन की ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी का अगर मैं इसे फर्स्ट मानू, इसे सेकंड मानू, स्टेबिलिटी की बात करूं तो फर्स्ट की ज्यादा, सेकंड की कम, लेकिन हीट ऑफ कंबशन की बात करता हूं तो हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से। क्यों, पर CH2 मॉलिक्यूल, आप ये मत सोचना हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहा मैं कर रहा हूं पर CH2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर पर CH2 मॉलिक्यूल की बात की जाती तो स्टेबिलिटी की बात की जाती, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी। सीधी सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है कम है तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगी ज्यादा होगी पर CH2 मॉलिक्यूल। लेकिन खाली हीट ऑफ कंबशन पूछा जाए तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी क्या रहेगी ज्यादा होगी। इसे नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा है, तो आपको पता चल गया होगा। अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स को देखते हैं
तो इन तीनों को देखने के बाद जो हीट ऑफ कम्बशन है वो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कम्बशन किसकी रहेगी, इसकी कितने कार्बन, इसमें 6, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 4। तो हीट ऑफ कम्बशन किसकी ज्यादा रहेगी 6 कार्बन है इसके, तो इसकी सबसे ज्यादा रहेगी। तो हीट ऑफ कम्बशन इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी तो इसमें 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन और इसमें 4 कार्बन। जैसे इन दो कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, दोनों नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सेम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 8 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 8। लेकिन यहां पर फिर बात करनी पड़ेगी हमें स्टेबिलिटी की। भाई जहां पर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो या जहां पर CH2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वहां पर आपको स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो स्टेबिलिटी आप जानते हैं मेटाजाइलिन की ज्यादा होती है। आपको मैंने बताया कि ये वही तो है मेटाजाइलिन, ये क्या है पैराजाइलिन। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी जो हीट ऑफ कम्बशन है, इसकी जो हीट ऑफ कम्बशन है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी इसकी हीट ऑफ कम्बशन, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, तो वो मैंने एक क्वेश्चन दिया था वो करने के लिए और आपने कर लिया होगा। मेटाजाइलिन की हीट ऑफ कम्बशन क्या होती है, मेटाजाइलिन की जो हीट ऑफ कम्बशन है वो होती है कम, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा। नेक्स्ट वन है, फिर हम हीट ऑफ कम्बशन की बात करेंगे। अगर एक दे रखा पेंट 1E, दूसरा दे रखा सिसपेंट 2E, तीसरा दे रखा ट्रांसपेंट 2E और एक दे रखा हेक्स 2E। इसकी हीट ऑफ कम्बशन आपको बता दें। ठीक, देखो इन तीनों की अगर हम बात करते, सबसे ज्यादा अगर हम इसे फर्स्ट मानते, इसे सेकंड मानते, इसे थर्ड मानते, इसे फोर्थ, तो फोर्थ की हीट ऑफ कम्बशन सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा कार्बन उसमें है। और उसमें पूछा भी क्या, खाली हीट ऑफ कम्बशन के बारे में पूछा। फिर देखा जाए तो इन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है सेम। तो नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं कि भाई किसमें हीट ऑफ कम्बशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसमें इसके बाद किसका आएगा फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जो हीट ऑफ कम्बशन है इन दोनों की ज्यादा होगी या किसकी होगी, सिसकी ज्यादा होगी या ट्रांस ज्यादा होगी। एक बात आपको याद रखनी, पेंट 1 की पेंट 2 से ज्यादा हीट ऑफ कम्बशन क्यों, यानी कि जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती, कम होती। ये दोनों आइसोमर्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं सिस और ट्रांस से, किसकी जो हीट ऑफ कम्बशन है वो क्या रहेगी, ज्यादा है। आप जानते हैं ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, मैं पहले करवा चुका हूं इसलिए आपको, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस ज्यादा स्टेबल होता है। तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो उसकी हीट ऑफ कम्बशन क्या रहेगी, कम, और इसकी हीट ऑफ कम्बशन क्या रहेगी, ज्यादा। सिस पेंट 2 कम स्टेबल होने की वजह से उसकी हीट ऑफ कम्बशन क्या है, ज्यादा है, और थर्ड की क्या है, सबसे कम, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा। अब जैसे क्वेश्चन किस तरह से और क्या पूछा जा सकता है, हमें इस पर डिस्कशन करना है। क्वेश्चन किस तरह से और क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए अगर एक क्वेश्चन, एक तरह क्वेश्चन और भी बनता है इसमें जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है,
इसे कहते हैं हम एन पेंटेन, इसे कहते हैं हम नियो पेंटेन, और इसे कहते हैं आइसो पेंटेन। आइसो ग्रुप की तो शायद बात हो भी चुकी है। एन कब लगाया जाता है? अगर किसी का कंपाउंड के अंदर सिर्फ स्ट्रेट चेन, तो उसे क्या कहते हैं हम? एन पेंटेन कहते हैं। और इसकी शुरुआत प्रोपेन तक हम एन नहीं लगा, मतलब प्रोपेन के लिए हम एन नहीं लगाते, क्योंकि प्रोपेन में कभी ब्रांच बन ही नहीं सकती। अब सर ब्रांच तो जैसे कि पेंटेन में नहीं बन सकती, लेकिन पेंटेन के आइसोमर बन सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं क्या आ सकती है? ब्रांच आ सकती है। यानी कहने मतलब ये है, जैसे कि पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें हो सकता है कि ब्रांच भी है। लेकिन अगर आपने एन पेंटेन लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आप लेंगे, जो भी आइसोमर लेंगे, उसमें कोई भी ब्रांच होनी नहीं चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, और इन तीनों कंपाउंड में से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। तो एक चीज याद रखना है आपको, मोर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग मतलब तो समझ होंगे जितनी ज्यादा साइड चेन, मोर स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ज्यादा ही स्टेबिलिटी होगी। ये पॉइंट आप समझ में आ गए। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये 1 2 3 4 3 कंपाउंड आपको दे रखा, और आपसे पूछा जाए भाई किसकी अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मानो, इसे क्या माना आपने? थर्ड। सॉरी, हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी? तो हीट ऑफ कंबशन है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट। फिर किसकी होगी? सेकंड, फिर थर्ड। सॉरी, पहले थर्ड फिर सेकंड, क्योंकि सेकंड में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे कम हीट ऑफ कंबशन। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। वन 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग क्या है? ज्यादा। इसमें क्या है? ब्रांचिंग कम। तो हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा रहेगी? इसकी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? कम, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है, इसमें ब्रांचिंग क्या है? ज्यादा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन हीट ऑफ कंबशन क्या रहेगी? इसकी कम रहेगी। तो आपको मैंने हीट ऑफ कंबशन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट बताए कि भाई किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा रहेगी और किसकी हीट ऑफ कंबशन कम रहेगी। तो इसे नोट डाउन करिए। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से आता है, और आपसे कहा जाएगा इन दोनों में से कौन से डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आप एक मारक क्षमता के बारे में जानते हैं, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ ली जाए जैसे कि, या डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी पूछ ली जाए, तो आप तुरंत एक बात करेंगे, सर अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूंगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? ये कार्बन है तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें ये भी अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे सर तुरंत आप बताएंगे आंसर, सर इसका आंसर होगा ये, भाई इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं सर, सॉरी, पहले हम बात करते हैं कि इसकी डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। लेकिन तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन। सॉरी, हाँ, तो इसको मान लेते हैं भाई इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी की ज्यादा रहेगी। पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं।
तो आपको याद रखना इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा ध्यान से, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है डबल बॉन्ड की, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम। लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 5। आप कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सर, मैं कहूंगा नहीं। याद रखना मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर मैंने अल्फा हाइड्रोजन की बात को रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो समझना आप इस चीज। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें दोनों जो कार्बन है, जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर, तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रिंग के अंदर, बात कर रहा हूं मैं रिंग के अंदर। एंगल जो इसका एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, इसे 120। तो एक कार्बन से एक कार्बन कैंसिल आउट होगी, क्यों, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन 120, इसमें भी एक कार्बन 120, लेकिन इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है जो 120 डिग्री की है, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है जो 120 डिग्री की है। ठीक है, इसमें एक कार्बन क्या है, एक्स्ट्रा है जो 120 डिग्री का एंगल बना रही, उसमें सिर्फ एक ही कार्बन आप इन पर, बाकी कार्बन कितने डिग्री के एंगल की, 109.20। sp3 हाइब्रिडाइज है 109.20, इसमें एक कार्बन 109.20। अगर मैं एंगल स्ट्रेन की बात करता हूं तो 120 में से मैंने आपको बता रखा है किस तरह से हम एंगल स्ट्रेन निकालते हैं। एक्चुअल एंगल कितने का होना चाहिए था, 120 का, लेकिन सॉरी जो एंगल एक्चुअल एंगल कितने का होना चाहिए, 120 को sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, लेकिन है कितने का, 60 बता रखा हूं। 60 कहां से आया है, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 60 डिग्री। दोस्तों 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन आ रहा है, जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं 109.20 माइनस 60, इसमें कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन आ रहा है, 49.28। अब देखो इसमें 109.28, ये भी 109.28, तो ये तो दोनों इक्वल है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये वाली कार्बन है इसमें कितने की है, 120 डिग्री का एंगल है इसका, इसमें कितने का, 109.20। तो हमने जब एंगल स्ट्रेन निकाला तो इसका एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री का है, इसका एंगल स्ट्रेन कितने का है, 49.20। तो जिसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा, आपको पता उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो कौन से डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम है, तो आपको पता चल गया ये कम स्टेबल है और ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। बेशक से इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन एंगल स्ट्रेन किसका ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है इसका। तो एंगल स्ट्रेन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू अल्फा हाइड्रोजन के, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी क्या वैल्यू कम। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना। इसे नोट डाउन करो। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ये भी बिल्कुल इसी की तरह का क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इसमें वही रीजन आएगा, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, इसकी ज्यादा। पता चल गया होगा आपको किसकी ज्यादा रही, किसकी क्या रही, तो नोट डाउन करो इसे। ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है,
यही तो है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन नहीं। एक चीज देखिए कि इसमें जो CHO ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस है, और ये ज्यादा पास में है किसके, CH पॉजिटिव, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम। इस वाले केस की अगर मैं बात करता हूं, इसमें CH2 पॉजिटिव CHO से कहां है, दूर है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बेशक से इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इस वाले हाइड्रोजन क्या है, कम, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि माइनस इफेक्ट शो करता है, जितना ज्यादा जो पास में रहेगा उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगा, और माइनस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, आपको मैं लिखवा रखा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी माइनस इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन से। तो ये आइडिया, इसे भी नोट डाउन की। एक लास्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, वैसे तो ये कहा जाता है कि जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इन दोनों कंपाउंड की, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी है, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, इसकी, ड्यू टू इंक्रीज इन मोर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। बेशक से इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कम।